नमन प्रणाम सभी दोस्तों को। राम राम खम्मा गणी। मैं पीसी सांचोरी आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों विदित है कि हम चौहान साम्राज्य पढ़ रहे थे, चौहान एम्परर पढ़ रहे थे, हम चौहान डायनेस्टी पढ़ रहे थे। चौहान डायनेस्टी के अंतर्गत हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अब जब जो हमने पढ़ा वो पृथ्वीराज तृतीय का, क्योंकि पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज संपूर्ण भारत का सल्तनत काल आने से पहले पृथ्वीराज तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट था। उसकी जो मम्मी थी कर्पूरी देवी, जो शासिका थी, वो प्रथम हिंदू शासिका थी। तो ये भी इनके खाते में जाता है, इनके गौरव में जाता है कि पृथ्वीराज की माता जो कर्पूरी देवी है वो बड़ी साहसी, निडर और अदम्य साहस रखती थी और अपने पुत्र की उन्होंने अल्पकाल में एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। भुवनमल के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से, अपने सेनापति के माध्यम से। तो उन्होंने कदमवास जो और भुवनमल, उनके जो दो स्तंभ थे, उनके आधार पे उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और उनका साम्राज्य इधर दिल्ली तक जा लगा। दिल्ली में उस समय राजा था और वो थे तोमर। सामंतों के इधर गेडवाल और जो गेडवाल थे वो आज के हमारे यूपी के कनौज उनकी राजधानी थी। इधर कनौज थी। इधर हमने पढ़ा कि इनके भंडानक थे, भंडानकों के साथ में उनका संघर्ष हुआ, वहां इनको जीत मिली। इधर हमने पढ़ा कि चंदेलों का राज था और परमर्दी देव के साथ में और अलाउदल के साथ में इनका संघर्ष हुआ। इधर हम पढ़ रहे थे कि इधर चालुक्य थे और पश्चिम की तरफ जो थे वो तुर्क थे। इधर अपना तुर्की आक्रमण होगा, जिसे हमें तुर्की को यदि कह दिया जाए तो मुस्लिम आक्रमण था। इस प्रकार ये चौहान साम्राज्य था। चौहान साम्राज्य के अंतर्गत यहां पड़ता था पाली, और पाली में नाडोल चौहान थे। पाली में एक स्थान पड़ता है नाडोल, और नाडोल में भी चौहान थे। इधर सिरोही पड़ता है और सिरोही में उस समय परमार राजाओं का शासन था। अब देखो, चालुक्य एक दृष्टि में देखा जाए तो कई कथानक ये कहते हैं, कई ऐतिहासिक स्रोत ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो तोमरों का वाणिज्य था, और कई कथानक ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चालुक्यों का वाणिज्य था। जो भी है, हम एक एक करके वर्णन करते हैं। आज यदि तुर्की आक्रमण हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम दो आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। कनौज के गेडवालों के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष, और इधर हम पृथ्वीराज का चालुक्यों के साथ में संघर्ष के बारे में कहानी को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कनौज के गेडवालों के साथ में उनका कैसा संघर्ष रहा, वो पढ़ते हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि बीसल देव और विग्रहराज चतुर्थ के समय, कवि बंध जिसे कहा जाता है, उस समय की बात है कि यहां दिल्ली पर एक शासक आया, अनंगपाल तोमर के दो पुत्रियां थी। एक उसने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर के साथ करवाया। सोमेश्वर के साथ में एक विवाह इसी कनौज गेडवाल के विजय चंद्र गेडवाल के साथ में करवाया। विजय चंद्र गेडवाल की, यानी अनंगपाल तोमर की जो पुत्री विजय चंद्र गेडवाल को दी, उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम था जयचंद्र गेडवाल था। और
जो अनंगपाल तोमर ने अपनी पुत्री कौन सी, जिसके बारे में हम खूब सारा पढ़ते हैं, वो है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी का विवाह किया और कर्पूरी देवी के जो पुत्र हुआ, उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था पृथ्वीराज, एक का नाम था पृथ्वीराज, दूसरे का नाम था हरिराज। हरिराज। अब हम सोमेश्वर, कर्पूरी देवी और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो पढ़ रहे हैं, वो कर्पूरी देवी और सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय अनंगपाल तोमर का दोहिता था। इधर कहा जाता है कि कनौज के गेड़वाल के विजय चंद्र के बेटे विजय चंद्र को जो पुत्री का विवाह अनंगपाल ने करवाया, उनके जो संतान हुई उसका नाम था जयचंद्र गेड़वाल। ऐसा देखा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद्र गेड़वाल आपस में मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे। कहते हैं कि अनंगपाल तोमर के कोई संतान नहीं थी। जब अनंगपाल तोमर के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने अपने दोहिते पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का शासक बना दिया और पृथ्वीराज तृतीय की सीमा दिल्ली तक जा लगी। इधर जयचंद्र गेड़वाल जो उसका मौसेरा भाई था, उसके मन में दिग्विजय की नीति थी। वो भी अपने मन में दिग्विजय की नीति पाले हुए था। वो भी सोचता था कि मैं दिल्ली तक आक्रमण करके दिल्ली को जीतूं, आस पड़ोस के साम्राज्यों को जीत करके मैं एक महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की भांति बनूं। ये किसने सोचा? जयचंद्र गेड़वाल ने। तब इनकी सीमाएं आपस में टकराने लगी। इधर पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेलों को हरा दिया, परमर्दी देव चंदेलों को हरा दिया। उधर उन्होंने नागार्जुन को हरा दिया। नागार्जुन के साथ में जो संघर्ष हुआ और नागार्जुन के साथ में गुड़गांव का जो संघर्ष हुआ, नागार्जुन को हरा दिया, अपने चचेरे भाई को भंडारको को हरा दिया। इधर उन्होंने चालुक्यों को भी डरा दिया। अब जयचंद्र गेड़वाल के मन में पृथ्वीराज तृतीय के भांति दिग्विजय की नीति आई। ये कहता है ताजुल मासिर के लेखक कहते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार इनकी सीमाएं जब आपस में टकराने लगी तो ईर्ष्या, द्वेष भाव और दिग्विजय की नीति के तहत जयचंद्र गेड़वाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराना चाहता था। लेकिन खूब सारे ऐसे विद्वान भी हुए हैं, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। लेखक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंतर्गत वो ये मानते हैं कि जयचंद्र गेड़वाल के एक पुत्री थी जिसका नाम था स्योंगिता। स्योंगिता और स्योंगिता पृथ्वीराज तृतीय के सूरवीरता पर मुग्ध थी। वो अपना दिल पृथ्वीराज तृतीय को लुटा चुकी थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय का रोबीला शरीर, रोबीली मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा ललाट भाल, चौड़े कंधे, चित्रकार उकेर करके जब राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर बेचा करते थे और एक दरबार से दूसरे दरबार में चित्रकार जाकर के बेचते थे, तो मन ही मन स्योंगिता उसे अपना पति मान चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसी कहानियां हमें मेवाड़ के शासक के अंतर्गत भी मिलती है कि महाराणा राज सिंह को राजमती है, जो किशनगढ़ की राजकुमारी है, वो मन ही मन प्रेम करने लगी थी और केवल चित्र के माध्यम से प्रेम करने लगी थी। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान को स्योंगिता मन ही मन प्रेम करने लगी और वो उसे अपना पति मान चुकी थी। जब यह बात जयचंद गेड़वाल को पता चल रही तो जयचंद गेड़वाल ने क्या किया कि वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नीचा दिखाना चाहता था, उसको अपमानित करना चाहता था। जयचंद्र गेड़वाल ने हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं का एक संवर राजसूय यज्ञ के अंतर्गत मंगवाया। हालांकि राजसूय यज्ञ, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ और स्वयंवर की प्रथा उस समय समाप्त हो चुकी थी और ये एक केवल झूठा कथानक है। ये कहते हैं आर.एस. त्रिपाठी। डॉक्टर हीराचंद ओझा, डॉक्टर हीराचंद ओझा जिन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास भी लिखा है, खूब सारा लिखा है, लेकिन वो इस कथानक को सही नहीं मानते हैं। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ भी इस कथानक को सही नहीं मानते हैं। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टी के पृष्ठों पर जो बात लिखी है
वो हम सत्य मान के चलते हैं कि जयचंद गेडवाल की बेटी थी स्योंगिता, और स्योंगिता पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपना पति मान चुकी थी। और जब पति मान चुकी तो जयचंद्र गेडवाल को पता चला, तो जयचंद्र गेडवाल ने एक स्वयंवर रचाया, और स्वयंवर रचाया जो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत रचाया, और हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं को अपने दरबार में बुलाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नहीं बुलाया। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नहीं बुलाया, और जो गेट होता है राजा महाराजाओं का, जो सम्राटों का किलों का गेट होता है, उस किले के गेट पे जो द्वारपाल खड़े हैं, उस द्वारपाल के साथ में एक लोहे की मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की बनाई और लोहे की मूर्ति लगा दी, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बुलाया ही नहीं। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने देखा कि उसने राजसूय यज्ञ के अंतर्गत जो स्वयंवर रचाया है, स्वयंवर में लड़की अपने पति का स्वयं वरण करती है, उसे स्वयं चुनती है, स्वयंवर के अंतर्गत नहीं बुलाया। और इस प्रकार जूतों की माला पहना करके कहते हैं कि द्वारपाल के आगे खड़ी कर दी, उसको अपमानित करने के लिए। हिंदुस्तान के राजा महाराजा आते, पृथ्वीराज तृतीय की वो मूर्ति देख करके, जूतों की माला पहनाई हुई देख करके, बड़ी खिन्न दृष्टि से और बड़ी है दृष्टि से देख करके वो खिल्लड़ स्वभाव से उसके ऊपर हंसते। लेकिन स्योंगिता ने दरबार के अंदर से एक संदेशा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पहुंचाया कि अब आजा, देर हो जाएगी, और स्वयंवर रचा चुके हैं, हिंदुस्तान के महाराजा आ चुके हैं, और हिंदुस्तान के जब महाराजा आ चुके हैं और जबरदस्ती कोई ले जाएगा। कहते हैं कि जब स्वयंवर की बारी आई और हिंदुस्तान के राजाओं के पास में अपनी वर की माला लेकर के जब वो पहुंची, एक एक राजा को देखते 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 कहते हैं कि द्वारपाल तक पहुंची, और द्वारपाल के आगे लोहे की जो मूर्ति, उसे पता था पहले से, क्योंकि उसके भेदिए भी, दरबारी भेदिए स्योंगिता को पल पल की जानकारी दे रहे थे। इधर स्योंगिता ने संदेश अजमेर पहुंचा चुकी थी, और जब अजमेर ये संदेश पहुंचाया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बड़ी सेना के साथ में कनौज की तरफ आगे बढ़ा, और आकर के वो जंगलों के अंदर छिप गया। और जब जंगलों में वो अपनी सेनाएं इकट्ठी करके वहां उसने डेरा डाला, और जो ही उसे पता चला कि अब स्वयंवर की घड़ी आ चुकी है, और स्योंगिता ने अपनी माला है वो उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लोहे की मूर्ति के अंदर डाली। जो ही डाली, इशारा पाकर के कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय वहां हाजिर था। अपना वेशभूषा बदल करके, अपना वेश बदल करके पृथ्वीराज तृतीय ने स्योंगिता को घोड़े पर बिठाया, और घोड़े पर बिठा करके कहते हैं कि उसने युद्ध करते हुए अजमेर ले आया, और अजय मेरू ला करके उसने पृथ्वीराज तृतीय ने स्योंगिता का स्वयंवर कर लिया, उसके साथ में गंधर्व विवाह रचाया। ये द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहानी कहते हैं। और फिर जयचंद गेडवाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध में जयचंद गेडवाल की हार होती है, और यहीं से जयचंद गेडवाल के मन में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सबक सिखाने की, हराने की, उसके मन में एक ईर्ष्या, द्वेष, डाह पैदा हो जाती है, उसके जलन सीने में पैदा हो जाती है कि कब मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बदला लूं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के लिए उसने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। वहां उसने संदेशा भेजा कि जल्दी आ जा। तो तुर्की के आक्रमण का एक कारण यह भी कहा जाता है कि जयचंद गेडवाल ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर के अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए उसने मोहम्मद गोरी को यहां आक्रमण करने के लिए बुलाया, और उसके साथ में इसलिए इतिहास के अंदर ऐसे भगोड़ों को, ऐसे धोखेबाजों को, आज भी जब राजनीति के अंदर कोई बात आती है, कौन वफादार नहीं, तब जयचंद गेडवाल की बात कहते हैं कि यहां जयचंद, खूब सारे जयचंद अपने बीच में छिपे हुए हैं। तो भेदिए के रूप में अपने को हराने वाले व्यक्ति का आज एक उपमा दे दी गई, उसका एक नामकरण कर दिया गया जयचंद। यानी कौन धोखा देगा? जयचंद। आस्तीन का शाम कौन है? जयचंद। तो ये वो जयचंद है, जिस जयचंद के बारे में बात की जाती है वो जयचंद है विजय चंद्र गेडवाल का बेटा, और जयचंद अनंतपाल तोमर का दोहिता, और पृथ्वीराज चौहान भी अनंतपाल चौहान भी उनका दोहिता था। इस प्रकार ये कहानी स्योंगिता वर से जुड़ी हुई है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के स्योंगिता चैप्टर के अलावा जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो चालुक्य। चालुक्य के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष क्यों हुआ, उसकी अपन बात यहां करते हैं। उनके संघर्ष का क्या वाजिब कारण था कि उनका संघर्ष हुआ, वो देखते हैं। इसमें 3-4 बातें अपने को देखनी है कि कई ये कहते हैं कि चालुक्यों के साथ में संघर्ष होना अलग अलग कथानक के अनुसार अलग अलग बात है। ये हमारा राजस्थान
मैंने ये बताया कि यहां पड़ता है सिरोही, और सिरोही के राजा थे परमार, परमार राजा थे। और परमार कौन से थे? सांकला परमार थे, सांकला परमार। सांकला परमार का एक राजा था सलक, सलक परमार, सलक परमार। ऐसे कहा जाता है कि सलक परमार की एक बेटी थी जिसका नाम था इच्छनी कुमारी, इच्छनी कुमारी, इच्छनी कुमारी। इसे अच्छन कुमारी भी कहते हैं, अच्छन कुमारी भी कहते हैं, अच्छन कुमारी भी कहते हैं, अच्छन कुमारी। और यहां पड़ता है नाडोल, पाली में पड़ता है नाडोल। यही शाकंभरी अजमेर, अजमेर, शाकंभरी अजमेर के चौहानों की एक शाखा थी जो नाडोल आकर के बस गई थी। ये नाडोल के जो चौहान थे वो चालुक्यों के सामंत थे। इधर गुजरात में इनका शासक था चालुक्यों का। तो चालुक्य उस समय राजा था भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय। एक कहानी तो यह कही जाती है कि जब सोमेश्वर के समय भीमदेव द्वितीय ने चालुक्य राजाओं पर आक्रमण किया और सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय को चाहने लग गई थी इच्छनी कुमारी और अच्छन कुमारी। उस समय छोटी उम्र रही होगी, बचपन की उम्र रही होगी, और 10, 11, 12 साल में शादी हो जाती थी। तब कहते हैं कि इच्छनी कुमारी ने, अच्छन कुमारी ने जब पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, तब सोमेश्वर सेना लेकर के आया और परमार सांकला नरेश की सहायता करने के लिए, जब परमार नरेश सांकला नरेश के लिए आया तो भीमदेव द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। इस सोमेश्वर की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया, यह कहा जाता है। दूसरा कथानक यह भी कहते हैं कि नाडोल के चौहान और परमार ये चालुक्यों के सामंत थे और पृथ्वीराज तृतीय की सीमा इन चालुक्यों से जा टकराई। दोनों के बीच में दिग्विजय की नीति थी, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति थी, और युद्ध होना स्वाभाविक था। अब इच्छनी कुमारी की और अच्छन कुमारी की जो कहानी है उसको डॉक्टर हीराचंद ओझा है वो सही नहीं मानते हैं। डॉक्टर हीराचंद ओझा कहते हैं कि उस समय ऐसा कोई सांकला परमार नरेश कोई था ही नहीं, उस समय धारावर्ष परमार का शासक था। आगे हम कथानक में पढ़ेंगे कि धारावर्ष परमार पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण जरूर किया था, यह कथानक आता है। लेकिन एक कथानक यह भी आता है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस समय जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब युद्ध भूमि में गया, पीछे पीछे इच्छनी कुमारी भी गई, और इच्छनी कुमारी के जब वो गौरियों ने पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ लिया, तब कहते हैं कि उसे छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर के इच्छनी कुमारी गई और गौरियों के एक तीर से वही रानी ढेर हो गई, और वो पुरुष के वेश में गई थी। और राजपूत सरदारों ने इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, नारी सम्मान बचाने के लिए राजपूत सरदारों ने युद्ध भूमि में चिता जला करके उसे जला दिया। इच्छनी कुमारी का यह उल्लेख हमें मिलता है। तो इस प्रकार एक कथानक तो इच्छनी कुमारी का मिलता है। दूसरा कथानक यह भी मिलता है कि नाडोल और परमारों की जो चालुक्यों के सामंत थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय से उनकी सीमा मिल गई, तो पृथ्वीराज तृतीय और इनके बीच में साम्राज्य विस्तार की आड़े आ गया, और साम्राज्य विस्तार जब आड़े आ गया तब युद्ध होना स्वाभाविक था, यह बात मानी जाती है। लेकिन एक कथानक और है, और वो कथानक यह है कि चालुक्य जो राजा था, चालुक्य राजा भीमदेव, इधर था चालुक्य राजा भीमदेव और इधर था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के एक काका था, चाचा था, जिसका नाम था कन्नड़देव, और चालुक्य भीमदित्य के एक चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव, सारंगदेव। दूसरा कथानक चालुक्य और चौहानों के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, चालुक्य चौहानों के बीच में संघर्ष, एक तो इच्छनी कुमारी का प्रसंग आता है, दूसरा चालुक्य चौहानों के बीच में संघर्ष का कारण जो बताया जाता है वो कारण यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज का चाचा था कन्नड़देव और चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय का राजा था सारंगदेव। इस कन्नड़देव ने सारंगदेव के 7 पुत्रों की हत्या कर दी, 7 पुत्रों की हत्या कर दी। और जब 7 पुत्रों की हत्या कर दी तब भीमदेव ने
अजमेर पर आक्रमण किया। और जब अजमेर पर आक्रमण किया तब यहां पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर का राज था, क्योंकि सोमेश्वर का भाई था कानरदेव, यह सोमेश्वर का भाई था। और सोमेश्वर पर आक्रमण किया और कहते हैं कि सोमेश्वर को 1177 ईस्वी में आक्रमण करके सोमेश्वर की हत्या कर दी। किसने? भीमदेव द्वितीय ने। किसका बदला लेने के लिए? अपने चाचा सारंगदेव के, यानी अपने चचेरे भाइयों का बदला लेने के लिए, जो 7 पुत्रों की हत्या की थी। सारंगदेव ने भीम द्वितीय को आकर के कहा कि मेरा तो पूरा वंश ही तेरे लिए नष्ट हो गया और तू अजमेर पर आक्रमण कर। तब कानरदेव को मारने के लिए भीम द्वितीय ने आक्रमण किया सारंगदेव के साथ, सारंगदेव के कहने पर, और उनके पुत्रों के, अपने कज्जन की, अपने चचेरे भाइयों का बदला लेने के लिए। उस समय यहां का राजा सोमेश्वर था और सोमेश्वर को कहते हैं कि आक्रमण करके भीम द्वितीय ने मार डाला और इस प्रकार हत्या कर दी। तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए चालुक्यों पर आक्रमण किया। लेकिन सोमेश्वर के साथ चालुक्यों के सर्वप्रथम भी अच्छे रिश्ते थे, ऐसे कहे जाते हैं। लेकिन सोमेश्वर के बाद रिश्ते चेंज हुए और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आते आते इनके संबंध बिगड़ गए थे। उससे पहले सोमेश्वर ने चालुक्यों की मदद की थी। चालुक्यों के अंतर्गत ही सोमेश्वर का लालन पालन हुआ था। लेकिन कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तो ये समय का फेर था कि सोमेश्वर के साथ में चालुक्यों के अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी और चालुक्यों ने ही सोमेश्वर का लालन पालन किया था। यही अनिलवाड़ा में जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। लेकिन इतिहास लोग भूल जाते हैं और वापिस चालुक्यों ने आक्रमण किया और सोमेश्वर को मार डाला, यह दूसरा कथानक कहते हैं। लेकिन नाडोल चौहानों का, अबू के परमारों का जो चालुक्यों के सामंत थे, और इस प्रकार इनकी जो आपस में संबंध था, वो कहानी ये कहती है कि सारंगदेव के पुत्रों का बदला लेने के लिए भीमद्वितीय ने सोमेश्वर पर आक्रमण किया और सोमेश्वर को मार डाला। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा बना तो उसने आक्रमण किया और इन चालुक्यों को मार डाला। लेकिन एक कथानक यह भी है कि भीमदेव द्वितीय, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया, भीमदेव द्वितीय का 1241 तक जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। तो यह कथानक भी है कि इस प्रकार अलग अलग कथानक अलग अलग कहते हैं। लेकिन हमारे पारकर्मिया योग पुस्तक है, उसमें पृथ्वीराज ने धारावर्ष पर रात को आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है कि उसने यहां चौहानों पर, परमारों पर धारावर्ष पर रात को आक्रमण किया। और जब रात को धारावर्ष पर आक्रमण किया तब कई परमारों को उसने मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज तृतीय ने रात्रि के समय, पृथ्वीराज जो तृतीय था उसने रात्रि के समय सिरोही पर, आबू पर आक्रमण किया। उससे धारावर्ष परमार था, धारावर्ष परमार पर आक्रमण किया और रात्रि के समय इसने मार डाला पृथ्वीराज तृतीय ने। और ये चालुक्यों के सामंत थे। एक कारण ये भी बताते हैं कि चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्यों का एक सेनापति था जिसका नाम था जगदेव प्रत्यार। जगदेव प्रत्यार यह सेनापति था। एक ऐसा उल्लेख भी आता है कि जगदेव प्रत्यार, ये जो जगदेव प्रत्यार है, जगदेव प्रत्यार सेनापति चालुक्य है। जगदेव प्रत्यार सेनापति चालुक्य। इनके मध्य और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध हुआ, वो हुआ नागौर के पास। और कब हुआ? 1184 में। 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ और नागौर के युद्ध अनिर्णायक रहा, कोई जीत नहीं पाया। यह भी एक अनिर्णायक स्थिति बताई जाती है कि अनिर्णायक रहा। 1184 ईस्वी में जगदेव प्रत्यार सेनापति और पृथ्वीराज तृतीय के सेनापतियों के मध्य युद्ध हुआ। नागौर का युद्ध 1184 में अनिर्णायक रहा। कभी जगदेव प्रत्यार, चालुक्यों का जो सेनापति था, जगदेव प्रत्यार कभी जीत जाता, कभी पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता। इस प्रकार आंख मिचोली का जो खेल है वो चलता रहा। 1184 के बाद 1185, 86 और 87 में जगदेव प्रत्यारा ने चालुक्यों के साथ में समझौता करवा दिया और चालुक्य और इनके बीच में जो समझौता हुआ वो हुआ 1187 में। 1187 में समझौता हुआ।
एक शिलालेख है 1184 का, ये बीकानेर राज्य और बीकानेर के दक्षिण पूर्व इस क्षेत्र में जो चूरू लगता है, जहां से चूरू की सुजानगढ़ तहसील पड़ती है, वहां शिलालेखों की एक श्रृंखला मिली है, 1 2 3 ऐसे। और द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये किताब किसकी है? आप सबको पता है कि द अर्ली चौहान डायनेस्टी फेमस बुक्स है, और फेमस बुक किसकी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 105 और 106 पेज पर एक शिलालेख का उल्लेख किया है, और वो शिलालेख है चारलू शिलालेख। चारलू शिलालेख, और चारलू जो शिलालेख है वो है 1184 ईस्वी का। 1184 ईस्वी का शिलालेख रात्रि के समय धारावर्ष परमार पर आक्रमण करने का उल्लेख चारलू शिलालेख में मिलता है। चारलू शिलालेख में मिलता है। चारलू शिलालेख को द अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टी में जगह दी है, और उसमें यह बताया है कि जब रात्रि के समय कई धारावर्ष पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया, कई चौहान जो मोहिल चौहान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए, ये उल्लेख वहां दिया गया है। और 1187 में जो संधि हुई उसका भी उल्लेख मिलता है कि चारलू शिलालेख ये बताता है कि खूब सारे सरदार, चौहान सरदार मोहिल चौहान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये हमें चारलू शिलालेख कहता है। चारलू शिलालेख हमें चालुक्य चौहानों के मध्य नागौर युद्ध 1184 का उल्लेख मिलता है। चारलू शिलालेख में हमें नागौर और चालुक्यों के मध्य संधि होने का 1187 में भी हमें उल्लेख मिलता है। और ये कौन कहता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी में कहते हैं। आदि बार पूछा गया क्वेश्चन है, संगीता किसकी बेटी थी? जयचंद्र थी। जयचंद्र किसका दोहिता था? यानी जयचंद्र कहां का? भाड़ेज था। तोमरों का दिल्ली पर किसका शासन था? अनंगपाल तोमर का था। कई साक्ष्यों में हमने पहले और बताया कि कर्पूरी देवी है वो जो चौहानों के अनंगपाल तोमर के अलावा जो दूसरे रूप में थी वो त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी थी। त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी थी और सोमेश्वर चालुक्यों का भाणेज था। जब सोमेश्वर चालुक्यों का भाणेज था तो कलचुरी जो राजकुमारी थी, त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी थी अचल देव की बेटी थी कर्पूरी देवी। एक तो कथानक यह मिलता है कि सोमेश्वर की पत्नी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां कर्पूरी देवी वो है त्रिपुरी की कलचुरी शासक की बेटी थी। एक उल्लेख यह मिलता है कि दिल्ली की अनंगपाल तोमर की बेटी थी। यह उल्लेख हमें मिलता है। तो दोनों अलग अलग पूछा जाता है कि कर्पूरी देवी कहां की थी, दोनों एक साथ कभी नहीं आता है। यह त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी थी और अनंगपाल तोमर की भी पुत्री का उल्लेख मिलता है। ज्यादातर अनंगपाल तोमर की पुत्री का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय का गढ़वालों के साथ संघर्ष और चालुक्यों के साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है। चारलू शिलालेख का उल्लेख है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार आगे हमें इस पार्ट को हम तराइन के द्वितीय युद्ध में, अब देखो जयचंद गढ़वाल जब हार गया तो वो गजनी का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी को बुलाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में मोहम्मद गोरी के कई आक्रमण होते हैं। अलग अलग तराइन के युद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेषकर 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध का उल्लेख हर किताबों में, हर पुस्तकों में पढ़ा जाता है। और सर्वाधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का। तो अगली कहानी बड़ी रोचक होगी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में गोरी का तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किस प्रकार गजनी ले जाता है उसका उल्लेख। इस प्रकार एक महान शासक त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी कर्पूरी देवी की संतान
पृथ्वीराज चौहान तृतीय सोमेश्वर के बेटे के साथ में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस प्रकार का होता है। इधर दूसरा कथानक ये कहता है कि ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी की संतान था। तो जो भी है, लेकिन साहसी था, अंतिम हिंदू सम्राट था, और उसने थोड़ा सा आलस्य और यदि उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का गुण यदि नहीं होता तो हिंदुस्तान का बेताज बादशाह होता, सम्राट होता, राजा होता, एक सत्र उसका हिंदुस्तान पर राज होता। लेकिन किस प्रकार पृथ्वीराज ने कौन कौन सी भूलें की, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में उसके हार के कारण क्या थे, और हार के बाद में हमारे राजपुताना पे क्या प्रभाव पड़े, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।